वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, क्रिटिकल थिंकिंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी का, है ना। ये कैमरे की गलती की वजह से मुझे ये तीसरी बार शूट करना पड़ रहा है। पता नहीं आउट ऑफ फोकस ये क्यों हो जा रहा है। ये तीसरी बार हमको शूट करना पड़ा है। पहले क्वेश्चन बोर्ड पर लगा करके उसके बाद हमको ये शूट करना पड़ रहा है। चलिए, अभी से एक वीडियो शूट हो गया था, इसी की प्रॉब्लम शूट हो गई थी, लेकिन जब हम जाकर उसको चेक करने गए तो देखे कि ये आउट ऑफ फोकस है। अक्सर ये गलती तो होती नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ये पैन लगा हुआ है, पैन के h हाइट पर एक मास m है। वो अगर यहाँ से छोड़ा जाता है तो इस स्प्रिंग के ऊपर आकर गिरता है, तो एक्चुअल में कितनी जो है ये मास की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में के एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये मेन मुद्दा है कि कितनी इस मास की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से आएगा, गिरेगा, इस पर आकर के टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये कंप्रेस होना चालू होगा। जो कंप्रेस होना चालू होगा, जो काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्म रहेगी, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में कन्वर्ट होता रहेगा और नीचे की तरफ दबता चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है मास ने। तो झटके से ये हो सकता है कि हम लोग कहते हैं कि mgh, क्योंकि नॉर्मली ये थिंकिंग में आएगा कि mgh है। ठीक है, तो mgh है, जरा देख लें। फोकस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलिए, तो mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, चूंकि स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मसला इस तरफ का है, ये हम लोग सीधे सिंपली एक झटके में हो जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे mgh हो गया। ठीक है, अब इसको एक्चुअल में क्या है, गड़बड़ ये है कि ये सिर्फ h हाइट नहीं, ये जो मास m जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, चूंकि सब सारे के सारे यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कंप्रेस होकर यहाँ तक आएगा, तो दरअसल ये टोटल हाइट जो इसकी डिक्रीज करेगी वो h प्लस एक्स, न कि सिर्फ h। इसीलिए ये जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीधे सीधे कहा जाए तो mgh प्लस एक्स हो रहा है, जो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाकर के क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो बहुत सारे क्लोज कॉल के क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो लगता है कि ठीक ही है, लेकिन ठीक रहता नहीं है। ओके, चलिए, तो हम लोग अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इसी में ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 काफ़ी जगह है, क्वेश्चन 2 काफ़ी जगह है। क्या है कि आपका ऐसा एक फिक्स्ड एंड है, ठीक है, और m मास है और यहां पर कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, कोई एक स्प्रिंग है, और ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। जब ये आकर के टकराता है तो L इज द कंप्रेशन, L इज द कंप्रेशन, कंप्रेस जो होता है वो L होता है। ठीक है, और M इस कैपिटल M जो है इसका मास है। तो ऐसे में द मैक्सिमम मोमेंटम द आफ्टर कोलिजन, इसका मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा, मैक्सिमम मोमेंटम पूछा है। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज कर रहा है, क्या कंफ्यूज कर रहा है जी, कंफ्यूज कर रहा है कि ब्लॉक जाकर किसी टकराएगा तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऐसे सिचुएशन में ये पूछी जा रही है हमसे कि मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा। है बहुत सिंपल सा चीज, हम तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बता सकते हैं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, L अगर कंप्रेशन है तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी L कंप्रेशन के कारण वो होगा हाफ के L स्क्वायर। तो हाफ के L स्क्वायर क्या है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग है। तो हाफ के L स्क्वायर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग है।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण से मिला होगा? एम मास के मूवमेंट के कारण, एम मास के मूवमेंट के कारण। तो एम मास के मूवमेंट के कारण मिला होगा, तो दैट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मास कैपिटल एम ने इसे दिया होगा, वो ही तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा 1/2 KL²। वही तो ½ KL² के बराबर होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी ½ KL² थी। जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास था वो ½ KL² था। अब जरा हम लोग ये गौर करें कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है। तो √2mke यहाँ लिखें ताकि k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ऐसे सिचुएशन में हम मैक्सिमम मोमेंटम, चूंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही होगी, तो मैक्सिमम मोमेंटम इसी काइनेटिक एनर्जी से हम लोग कन्वर्ट करके लाएंगे। तो P = √2 M ke कितना हो गया? ke हो गया ½ KL²। तो यहाँ रखा जाए ½ KL², 2 से 2 कट जाएगा, इट विल बिकम √mk L², L में स्क्वायर लगा हुआ है, तो √mk × L, दिस इज द मैक्सिमम मोमेंटम एक्वायर्ड। चूंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब होगा तभी जाकर के उसका क्या होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन कहीं छोटा छोटा ट्विस्ट जो है सो कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है जी, चलिए yes, now focus has been adjusted. ओके, ये प्लेन जब रहता है तो ये आउट ऑफ फोकस चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो एक टेबल है, इस पर यूनिफॉर्म मास का एक चेन है और इस चेन का 1/3 पोर्शन, जो भी लेंथ है, L/3 पोर्शन सस्पेंडेड है नीचे की तरफ। L/3 पोर्शन नीचे की तरफ क्या है, सस्पेंडेड है। ठीक है, चलिए L/3 पोर्शन नीचे की तरफ सस्पेंडेड है। M इज द टोटल मास, M इज द टोटल मास, कैपिटल M जो है सो इसका टोटल मास है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन in order to take the remaining portion on the table, to pull the remaining portion of the chain on the table। वापस से इसको खींच करके यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन तो L/3 से ले है, लेकिन हम लोग लेके चल रहे हैं एक इंस्टेंस के लिए कि L/n पोर्शन इसका नीचे है, L/n पोर्शन इसका क्या है, नीचे है। तो L/n nth पार्ट ऑफ द लेंथ नीचे है। तो चूंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो जो फ्रैक्शन नीचे सस्पेंडेड होगा उसका मास, इसका कॉरस्पॉन्डिंग मास, इसका टोटल मास m/n ही होगा। चूंकि लेंथ यूनिफॉर्म है तो लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास m/n होगा। तो जब हम खींचना स्टार्ट करेंगे इसको, उस समय इनिशियल फोर्स की बात करें कितना होगा, तो इनिशियल फोर्स जो है सो m/n g, चूंकि ये मास है, यानी क्या कहा जाए, mg/n इनिशियल। तो यहाँ से जब फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो ये चूंकि पूरा का पूरा L/n पोर्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा ये मास रिड्यूस करता जाएगा, है ना, ये मास रिड्यूस करता जाएगा लीनियरली। आई रिपीट, मास विल स्टार्ट रिड्यूसिंग लीनियरली, ये लीनियरली रिड्यूस करता चला जाएगा, है ना। तो जब लीनियर रिडक्शन
होता रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स का वेरिएशन लीनियर होगा। वेट का वेरिएशन लीनियर हो रहा है तो फोर्स का भी, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या होगा? अरे जितना वेट होगा उसी के बराबर तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको वापस खींचने के लिए। तो अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं, वो वेट के बराबर रहेगा। तो वेट के बराबर रहेगा तो फाइनल जब लास्ट एंड ये वाला एंड ऊपर की तरफ खींच रहा होगा तो उस समय एट दैट इंस्टेंट अप्लाइड फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अप्लाइड फोर्स 0 होगा। तो क्या होगा एवरेज फोर्स? व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स? एवरेज फोर्स विल बी व्हाट? एवरेज फोर्स विल बी F i प्लस F फाइनल बाई 2, यानी एवरेज फोर्स जो होगा वो mg/2n होगा। ठीक है। जब तो हमने एक वीडियो में, अपने शुरू की वीडियो में बताया था कि जब लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्स होगा तो वर्क डन निकालने का सबसे अच्छा तरीका अपने पास ये रहता है कि हम क्या करें, हम एवरेज फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लिया जाए। ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा? F एवरेज और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? यही पोर्शन ना है, L/N। L/3 के लिए कैलकुलेट करें लेकिन हम ले रहे हैं L/N के लिए, है ना, L/N। तो वर्क डन F एवरेज mg/2n, mg/2n इंटू L का थोड़ा सा मेरे साथ लोचा होता है तो वर्क डन mg/L/2n स्क्वायर इज द एक्चुअल वर्क डन mg/L/2n स्क्वायर एंड दैट विल बी द नेटवर्क डन, है ना। नेटवर्क डन तो खैर 0 होगा, खैर छोड़िए इस बात को, है ना। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, जो वर्क लगेगा उसको ऊपर तक की तरफ ले जाने के लिए mg/L/2n स्क्वायर। तो ऐसे में n का कोई भी वैल्यू हो, लेंथ ही दे दिया हो कि 100 सेंटीमीटर, इसमें से 30 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है ना। ऐसा भी कह सकता है कि 100 सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर ऊपर, 60 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 60 सेंटीमीटर यहाँ है, 40 सेंटीमीटर यहाँ है। तो कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? बाई फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका 60/40 यानी 2/3, 3/2 फ्रैक्शनल पोर्शन 3/2, 3 में से 2, 3 हिस्से में से, है ना, 3/2 करेक्ट, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये तो है, सही है, सही है। 60/40, 60 सेंटीमीटर ये हो, 40 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल लेंथ का कितना? टोटल लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर ना। तो 100 सेंटीमीटर का 40, 100 सेंटीमीटर का 40, 100 का नहीं, 100/40 ना, अरे गड़बड़ हो रहा है ना। 100 सेंटीमीटर बटे 40 सेंटीमीटर, दैट इज 10/4, दैट इज 5/2 जी, ये होगा, है ना, 5/2 फ्रैक्शन वैल्यू। ये गलती कर दिए थे, है ना। जब ऐसा ये सवाल जब सेंटीमीटर वगैरह में आवे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टोटल लेंथ डिवाइडेड रिमेनिंग लेंथ, नॉट 60/40, नॉट 60, L/3 कर रहे हैं ना, L/3 कर रहे हैं ना, मैंने उसका थर्ड पोर्शन। तो ऐसे टोटल लेंथ बाई ये मैंने 5/2, तो फ्रैक्शनल पोर्शन 5/2 लिया जाएगा, है ना, 5/2 लिया जाएगा। चलिए, तो ऐसे में ये हो जाएगा हमारा क्या? नेट वर्क डन। अब इसमें n की वैल्यू, अब जिस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग लेके चले थे, n की वैल्यू 3, तो रख दें mg/L/2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज mg/L/18 इज इन द ऑप्शन। टिक किया जाए, कहानी सिंपली क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग क्या है, वो है कि देयर इज
पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है m मास का पार्टिकल है, मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। द एक्टिंग फोर्स F ऑन इट, द एक्टिंग फोर्स F ऑन इट, द एक्टिंग फोर्स F ऑन इट इज प्रोवाइडेड बाई -k/r²। एक्टिंग फोर्स कौन सा फोर्स लगता है इसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, स्पीड कांस्टेंट नहीं भी रह सकता। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? आज के जो भी क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं बहुत क्लोज कॉल वाले क्वेश्चन। क्लोज कॉल वाले क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल सामने है, सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सामने है, देखने का नजरिया भर चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास टोटल एनर्जी थी इसकी, तो खैर सर्कुलर पाथ में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन मोशन होता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहता है। मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मास है, तो इस सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी रहती है? तो काइनेटिक एनर्जी रहती है। रहती कितनी है? हाफ mv²। हाफ mv², उसकी कितनी रहती है? काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो अपने को चाहिए भैया हाफ mv²। अब जरा एक बार गौर कीजिए, F मतलब -k/r² ना, F = -k/r² ना। तो ऐसे सिचुएशन में यानी अपने पास ये होता कितना है? mv²/r = -k/r²। ठीक है। अब k पॉजिटिव है कि निगेटिव है ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक, चलिए, तो mv² -k/r²। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं भैया mv², m छोटा लीजिए क्योंकि पहले उधर छोटा ले चुके हैं, बड़ा मत लीजिए, है ना। mv² दैट इज कितना? r इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -k/r। ओके, चलिए इसको काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं तो हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें तो -k/2r। हाफ mv² दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू -k/2r। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव का भी नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता है, कभी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव होती है। वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है ना, निगेटिव भी होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इट इज पॉजिटिव। कहा कि इसके एक्सप्रेशन में ही मास कभी भी निगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी का स्क्वायर ये कभी निगेटिव नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेगी? पॉजिटिव बनी रहेगी। यहाँ पर अगर ये बात कह देता कि k इज व्हाट? k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट की बात है। क्वेश्चन में हमने इसको दोबारा देखा था, उसमें ये लिखा हुआ है वेयर k इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब k की वैल्यू निगेटिव रही होगी। k की वैल्यू निगेटिव रहेगी तभी जाकर के ये प्लस होगा। ऑप्शन भी यही है। हमने कंफर्मेशन के लिए इसको चेक किया था कि काइनेटिक एनर्जी को तो निगेटिव लिया ही नहीं जा सकता, तो इसको चेक करने के लिए हमने इसको देखा था। तो इसकी ऑप्शन में यही दे रहा है, माइनस ही दे रहा है। चलिए मान लेंगे, हम लोग भी मान लेते हैं कि ये निगेटिव रहा होगा, इसके कारण काइनेटिक एनर्जी हमारा -k/2r है। ठीक है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता। क्यों? एक्सप्रेशन खुद ही है हाफ mv²। मास निगेटिव का कोई सेंस नहीं है एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, होगा भी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है। द पोजीशन टाइम रिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय t √x + 3। व्हाट इज द वर्क डन इन द इंटरवल t = 0 to t = 6। पूरा लिटरेचर नहीं लिखते हैं, सुन लीजिए, बात भाषा से तो समझ में आ जाए। एक्सप्रेशन भर हम लेते हैं, उसको लिख करके झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करना तो मतलब है। द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ एन मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय व्हाट? अंडर ए फोर्स, है ना,
अंडर ए कांस्टेंट फोर्स तो नहीं है भैया, पार्टिकल इक्वेशन कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स ही है, ठीक है, अच्छी बात है। और फोर्स कांस्टेंट भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांस्टेंट, इस रिलेशन से हम लोग देखेंगे भी फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, हम दिखा भी देंगे। तो व्हाट इज द वर्क डन इन द टाइम इंटरवल 0 to 6, वर्क डन कितना है। चलिए तो पहले इस एक्सप्रेशन की कुछ ऑपरेशन करते हैं। तो रूट एक्स की वैल्यू t-3 होगा, x की वैल्यू t-3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये t² माइनस 6t प्लस 9 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, dx बाई कितना, dt होगा, dx बाई dt, t² का 2t माइनस 6, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम t है, 2t माइनस 6, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ओके, जरा सा लगे हाथ, एक्सीलरेशन भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए फोर्स कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, t का 1 हो जाएगा 2, जब एक्सीलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। अगर लिखा भी नहीं रहता तो हम लोग इसको चेक कर लेते, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं थी, हमको सिर्फ यहाँ कांस्टेंट फोर्स है ये दिखाने के लिए इसको हम लोगों ने क्या किया है, लिया है, ये एक्सप्रेशन हम यहाँ तक लेके गए हैं। अब इसमें एक बात देखा जाए, हम लोग को वर्क डन निकालना है, क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, मास नहीं दिया है तो भी आपको वर्क डन निकालना है, पोजीशन टाइम ग्राफ में मास नहीं दिया है। तो भैया वर्क डन के लिए अगर दो तरीका ढूंढे, अगर आप दिमाग दौड़ा रहे हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सिंपल रिक्वायरमेंट होती है, और फोर्स के लिए ma चाहिए, तो मास तो दिया नहीं है, सॉल्यूशन हमको पता है, लेकिन हम तो आपको घुमा रहे हैं, मास तो दिया नहीं है। चलिए एक और तरीका है, नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चलिए तो नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है यानी कि इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कहने का मतलब हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर, यानी हाफ m को कॉमन कर लीजिए तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। भैया यहां पर भी वर्क डन निकालने के लिए मास की जरूरत तो पड़ेगी, और मास दिया नहीं है, तो क्या सवाल गलत है। यहां तक बढ़ने के बाद एक दफा ऐसा लगेगा कि सवाल ही गलत है, क्योंकि मास की रिक्वायरमेंट है, मास प्रोवाइडेड नहीं है, तो एक झटके में ये कोई भी क्या करेगा, गलती कर देगा। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है इसमें, जरा सा देखिए तो, v at t इक्वल टू 0 एंड v at t इक्वल टू 6 जरा निकाल के देखिए। v at t इक्वल टू 0 का वैल्यू 0 माइनस 6 यानी माइनस 6 हो गया, एंड तो ये हो गया v इनिशियल। अब v at t इक्वल टू 6 ये हो जाएगा फाइनल, ये देखिए है ना, 6 2 छक 12, 12 माइनस 6 6, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो ऐसे में ये जो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का अगर स्क्वायर ले तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36, 0 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन का ये चीज तो 0 हो गया भैया, ये 0 हो गया, नेट वर्क डन 0 हो गया, मास की जरूरत नहीं है। चूंकि रिवर्स डायरेक्शन में -6 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड कहां तक कन्वर्ट हो जा रही है, गिवन टाइम इंटरवल में 6 मीटर पर सेकंड का, तो गिवन टाइम इंटरवल में -6 मीटर पर सेकंड से +6 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, वो माइनस में हो या प्लस में हो। काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, कोई फर्क पड़ता नहीं है, स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी इनिशियल स्टेट में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही हो गई है। दैट मीन्स कि नेट वर्क डन हमारा क्या है, 0 हो गया है इसमें। अब इस दरमियान जो भी हुआ हो,
कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के नेटवर्क डन क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो ऐसे में हमारा क्या होगा, नेटवर्क डन इसमें 0 सिंपली हो गया। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए था, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है किसमें, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। ठीक है जी, चलो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, अगला कुछ। जाइए, जब भी आपको बोर्ड हम क्लियर करते होंगे ये मार्क दिखता होगा, एक्चुअल में जब हम पॉज करके इसको बोर्ड को क्लियर कर रहे होते हैं उतने दरमियान में यहाँ पर क्या होता है, ये आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है, पता नहीं कोई ट्रबल है। इस ट्रबल को से दूर जाने के लिए हम जो है सो ये ले रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है जी। द फोर्स एक्टिंग इज प्रोवाइडेड बाय माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे, वाई आई प्लस एक्स जे। द पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट इट गोज टू 0 ए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये A0 सॉरी, फर्स्ट इट गोज टू A0, देन इट गोज टू AA। जा भैया जैसे जा रहे हो। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका ये है। ओके, कह रहा है कि व्हाट विल बी द नेटवर्क डन, व्हाट विल बी द नेटवर्क डन। तो यहाँ आई कैप, जे कैप, वाई आई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, जब ये आपने क्वेश्चन देखा तो आपके पास इसको कंपेयर करने का तरीका है, ये एफ एक्स आई प्लस कितना एफ वाई जे, दीज आर द टू रिजोल्यूटेड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, वन along एक्स एक्सिस, वन along वाई एक्सिस। वन माइट गेट कंफ्यूज दैट y is the coefficient in I and x is the coefficient in j। तो यही तो इस क्वेश्चन का टेढ़ापन है, यही तो इसकी क्रिटिकल थिंकिंग है। क्या है इसका x कंपोनेंट, x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज माइनस के वाई, फोर्स की बात करें I, एंड व्हाट इज द y कंपोनेंट, माइनस के एक्स जे। ओके, तो वर्क डन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कैसे कैसे निकाले यार डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो कैसे करें, पहले एक्स डायरेक्शन में गया होगा, फिर वाई डायरेक्शन में गया होगा, एक्स डायरेक्शन में गया है, फिर वाई डायरेक्शन में गया है, तो एक्स डायरेक्शन का वर्क निकाला, फिर वाई डायरेक्शन का वर्क निकाले। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो प्रेफरेबली ऐसा करने जाएंगे, लेकिन जब इस तरह की बातें आए कि किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो ये मैं एक तरीका बता देता हूँ। ऐसा यहाँ तो एक हेल्प दे दिया है इस क्वेश्चन में कि पहले वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाता है तो एक्सिस के लॉन्ग हम वर्क डन निकाल लेंगे, यानी एक्स कंपोनेंट का वर्क डन निकाल लेंगे। फिर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जाता है तो वाई एक्सिस के लाइन वर्क डन निकाल लेंगे और उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ज़्यादा पंचायत नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होंगे जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनफैक्ट क्या है, यहाँ पर जब भी वर्क डन निकालने के लिए अब चलेंगे तो वर्क डन का जो रिलेशन है इसको हम मिटा देंगे, फिर भी दिखा रहे हैं, एफ डॉट डी आर लेंगे, तब इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम कोई भी इनिशियल से फाइनल R1 पोजिशन से R2 पोजिशन, ऐसा कुछ होगा। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहा तो चूंकि R इजकल टू एक्स आई प्लस वाई जे होता है, वाई जे होता है, तो डी आर इजकल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे होगा, है ना। तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग यहां पर कंफर्टेबल है, हम लोग के पास सिचुएशन दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग यार टेंशन नहीं लेंगे। तो वर्क डन निकलेगा, पहले एक्स कंपोनेंट का ले लें, है ना, क्या है माइनस के वाई आई, तो माइनस के वाई को रखिए, डी एक्स आई होगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा,
है ना, एफ एक्स डॉट डी एक्स लेंगे, एफ एक्स डॉट डी एक्स लेंगे, डी एक्स आई लेंगे, है ना, एफ एक्स डॉट डी एक्स आई लेंगे, डी एक्स आई लेंगे तो डी एक्स आई लेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसका मतलब y बाहर नहीं आएगा जी, y डी एक्स आएगा। कहाँ से कहाँ तक, किस जगह से किस जगह तक, तो 0 से a तक, 0 से a तक, ठीक है जी। फिर वर्क डन वाइल मूविंग अलोंग द y एक्सिस, इसमें भी माइनस लीजिए भैया, इसमें भी माइनस लीजिए। लिमिट क्या आएगा, देखिए यहाँ से फिर से y का लिमिट लीजिए, 0 टू a, है ना, y में 0 टू a, 0 टू a, 0 टू a, ठीक है। और ये x dy होगा, चूंकि fy जो है सो क्या है, माइनस के एक्स है। अब इसमें जरा सा इन दोनों ही इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कर लें, कॉम्पैक्ट कर लें। कॉम्पैक्ट कर लें मैंने एक्चुअली कॉमन करना जो टर्म होगा वो गलत टर्म हो जाएगा, वो टर्म गलत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि इसको हम लोग कॉम्पैक्ट कर ले रहे हैं, तो 0 टू a y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, माइनस के को हम लोगों ने कॉमन किया है, इंटीग्रेशन को कंबाइन कर दिया है, कंबाइंड इंटीग्रेशन ले लिए। तो वर्क डन माइनस के, और इसको हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, देखिए भैया क्या लिखने वाले हैं, जो लिखने वाले यहाँ लिखेंगे, समझाएंगे क्यों लिख रहे हैं जरा देखिए। तो अगर डी एक्स वाई को अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े किसी टी या आर या कुछ भी, तो वाई डी एक्स बाई यू भी रूल से आए, वाई डी एक्स बाई डी आर प्लस एक्स डी वाई बाई डी आर। अगर नीचे से डी आर हटा दिया जाए तो डी एक्स वाई इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होगा ना। तो यहाँ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को डी एक्स वाई लिख लें, इजाज़त है, बिल्कुल है। अगर ऐसा हमने डी एक्स वाई लिख दिया तो एक बात बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर या डी टी या कुछ भी कितना होता है यार, तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक, 0 टू a तक लिमिट। के छूट रहा है भैया, माइनस के ले लीजिए, माइनस के, अपर लिमिट a इंटू ए, लोअर लिमिट 0 इंटू 0, माइनस के ए स्क्वायर, वर्क डन माइनस के ए स्क्वायर, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। मजा आया, मजा आया तो लाइक ठोकिए, मजा आ गया हो तो लाइक ठोकिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान किया जाए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब प्रस्थान करेंगे उससे पहले कुछ बातें देखी जाए। और क्या देखी जाए, एक क्वेश्चन है, आज ही हमने एक क्वेश्चन और बताया है, अरे वो 8 नंबर वहाँ का क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। एक मेज है भैया, एक मेज है ना, एक मेज है, थोड़ा सा नीचे ले लो भाई, और ये इसका कुछ विड्थ रहा होगा, ऐसा है ना, कुछ विड्थ रहा होगा मेज का, ओके। एक नाइफ है, होगा नाइफ भैया, जो कि किस हाइट पर है इससे, ये जो लेवल है, ये लेवल इस टेबल से, ये इसका मोटाई हम ले रहे हैं h हाइट पर है, इसको छोड़ा जाता है, ये वुडन टेबल है। तो ये जो हमारा नाइफ है काफ़ी शार्प है, ऐसा मान के चलें, ये बेचारा डी डेप्थ तक इसके अंदर चला जाता है, जब आकर के इसे टकराता है तो डी डेप्थ तक अंदर चला जाता है, डी डेप्थ तक चला जाता है, ठीक है। डी यहाँ पर ये कहाँ तक चला जाता है, डी डेप्थ तक, ठीक है, डी डेप्थ तक चला जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स, व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द
वुड ऑफ द टेबल। कौन सा कितना रेजिस्टिव फोर्स को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को जब फोर्स से निकालना है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी में क्यों इसको देख रहे हैं, कुछ तो मसला होगा, कुछ तो मसला होगा। देखिए, इसका एक सिंपल नज़रिया जो हो सकता है, एक सिंपल नज़रिया जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो सिंपल नज़रिया ये है कि भैया यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये मान करके चले कि एच हाइट गया तो एच हाइट के कारण देखिएगा, समझिएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फार्मूला लगाएं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ले ले इसको, इनिशियल ये फाइनल वेलोसिटी ले ले, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as है, 2gh होगा तो वी स्क्वायर यहाँ निकल जाएगा। फिर जब यहाँ से इसके पास ये वेलोसिटी रहेगी इनिशियल, और तब उसके बाद d डिस्टेंस तक जाता है ना, d डिस्टेंस तक ये नीचे की तरफ जाता है, तो d डिस्टेंस तक वो क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स लगता है। तो अब फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, तो फिर से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जी, हाँ जी, 2as वाला फार्मूला लीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी का वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर के बदले 2gh डाल दीजिए, 2gh डाल दीजिए, 2gh डाल दीजिए, फिर 2as तो एक्सेलरेशन ये है, फिर s तो कितने डेप्थ तक जा रहा है, d जा रहा है ना, d जा रहा है, ठीक है जी। और रिटार्डिंग फोर्स है तो माइनस ले लीजिए, तो AD इक्वल टू AGH होगा। और इससे हमारा है ना, आप क्या कर पाएंगे, हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो हम लोग ये सब नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग ये सब नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये सब नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग इतने लंबे में नहीं जा रहे। अब देखिए तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं वो समझ लीजिए। ये तलवार यहाँ से आएगा, तो सॉरी तलवार नहीं, नाइफ है, यहाँ से आएगा और इतने दूर तक जाएगा, ठीक है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये लूज करेगा, तो ये लूज करेगा mg h प्लस डी, mg h प्लस डी, ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा जब ये हमारा नाइफ अंदर जा रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी में गया होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किया होगा काइनेटिक एनर्जी में। चूंकि ऊपर से कोई भी चीज जब नीचे की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कहा जाए तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि mgh प्लस डी। और इसी काइनेटिक एनर्जी को यहां का रेजिस्टिव फोर्स क्या किया होगा, जीरो कर दिया होगा, करेक्ट। ये स्टैंडर्ड, ये तरीका था, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो इसी काइनेटिक एनर्जी को उसने क्या किया होगा, जीरो कर दिया होगा। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये के इनिशियल रहा होगा, फाइनल में क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। तो चेंज इन जीरो माइनस के नेगेटिव आएगा, उससे कोई हमारा बहस नहीं है। रेजिस्टिव फोर्स है तो नेगेटिव फोर्स लगेगा ही, है ना। यहाँ पर नेगेटिव वगैरह के चक्कर में हम लोग जाएंगे नहीं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस दिस मच, यानी कि माइनस क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही होगा, माइनस mgh प्लस डी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही mgh प्लस क्या होगा, डी होगा। और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा भैया, तो नेट वर्क डन के बराबर होगा, है ना, नेट वर्क डन के बराबर होगा। देखिए ये थॉट प्रोसेस लंबा है, सब आप सोच रहे हो इससे ज़्यादा लंबा पड़ा नहीं, लेकिन ये थॉट प्रोसेस है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हम कर रहे हैं। इससे आसान क्यों है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। और नेट वर्क डन कितना होगा, नेट फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डेल के, है ना। यानी कि ये तो कोई भी जो एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को समझता है, ये रिलेशन सबसे पहले सोच लेगा। क्या उतना ऊपर से गिर रहा है, डी जब तक अंदर तक जा रहा है, तो इसका मतलब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी काइनेटिक एनर्जी mg इनटू h प्लस डी में हुआ होगा, और ये जो रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो किया होगा। थॉट प्रोसेस है, स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस। एफ डी इंटू क्या हो जाएगा, mgh प्लस
डी हो जाएगा, डी उस तरफ चला जाएगा तो इसमें H प्लस डी में डिवाइड होकर के, है ना, ये 1 प्लस एच बाई डी, यही रेजिस्टिव फोर्स होगा। 2 लाइन में ये बनेगा। समझाने के लिए हम भले इतना पैतरा बना दिए हैं, ये 2 लाइन के अंदर बनेगा क्वेश्चन, ये 2 लाइन के अंदर बनेगा। 2 लाइन में कहानी खत्म। स्मार्ट प्रोसेस होने चाहिए, ये लेंदी प्रोसेस में नहीं जाए तो, है ना। स्मार्ट प्रोसेस होनी चाहिए थी आपकी, है ना जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए जी। अगला जरा इसको मैं हटाया नहीं, क्यों नहीं हटाया जरा गौर कीजिए। इसको जब मैं लगा रहा था तो थोड़ी देर के लिए मैं गड़बड़ कर दिया था। गड़बड़ ये कर दिया था कि यहाँ पर जो सेकंड एक्सप्रेशन लेना था अपने को, ये वाली, है ना, ये झटके से क्या हो गया था कि ये बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as हमने लिख दिया था। लेकिन एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन था वह हमने लिख दिया था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख दिया था, माइनस 2s कर दिया, चूँकि ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। लेकिन शायद हम लोग भूल रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा इसी नीचे के डायरेक्शन में ही काम कर रहा होगा। क्या वो g माइनस है, ए तो ए उड़ का ऊपर की तरफ लग रहा होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ लग रहा हो, तो नेट एक्सेलरेशन कितना है, g माइनस ए। नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g माइनस ए, है ना जी, तो g माइनस ए है। तो ऐसे में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g माइनस डी, ऐसा जब लेते हैं 2g माइनस ए इंटू डी, इसको ओपन करते हैं, इसको 2 निकाल के हटाते हैं, डी को इधर ट्रांसफर करते हैं, GH प्लस जी डी, तो ये इसका टू जी इंटू एच प्लस डी बाई डी, ऐसे एक्सेलरेशन हमारा निकल के आता है जी इंटू 1 प्लस एच बाई डी, एफ इसका टू एम ए होता है, एफ इसका एम इंटू जी प्लस एच बाई डी। देखिए ये चीज़ ऐसा था, ये आने के लिए तो आंसर दोनों सेम आ गया है ना, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर तो एक झटके से कंफ्यूज खुद ही हो सकता है आपने। हम एक सेकंड के लिए हम ही जब कंफ्यूज हो गए, जब उसका एक्सप्रेशन दोनों सेम नहीं आ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इस प्रोसेस को कैंसिल आउट करके आपको ये थॉट प्रोसेस हमने दिया था। तो थॉट प्रोसेस हमेशा से क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा कोई प्रोसेस में हो सकता है तो बहुत सारे माइनर चीज़ है जो एक झटके से हम लोग गलती कर सकते हैं। हमने सीधे सीधे ले रिटार्डिंग एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, भैया कैसे होगा, ए एक्सेलरेशन ए रिटार्डिंग ऊपर की तरफ, जी नीचे की तरफ, तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस डी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तब ये करेक्ट एक्सप्रेशन बैठेगा, है ना। एक्सेलरेशन काम तो कर रहा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो ये माइनस माइनस नहीं लेना था, यहाँ पर प्लस लेते हुए 2 इंटू जी माइनस नेट एक्सेलरेशन इंटू एस या डी जो भी लेना था, तब जाकर के ये कहानी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी थी, करेक्ट। चलिए तो कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो सकती है। एनर्जी वाला जो पाथ होता है वो सबसे स्टैंडर्ड पाथ होता है, उसमें ये सही बैठता है और कहीं मिस्टेक होने के चांस भी नहीं रहते हैं। चलिए तो अब कुछ मीठा हो जाए मतलब मैथमेटिक्स हो जाए, प्योर मैथमेटिक्स हो जाए, ठीक है। तो अगर इस वीडियो कोई नीट वगैरह के स्टूडेंट देख रहे हो तो इसको छोड़ सकते हैं यहाँ से, क्या कि ये एडवांस JEE का क्वेश्चन है, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो K 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की होती है। पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल में बतलाया भी था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्रोवाइडेड टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी दिया एक्सप्रेशन कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी प्रोवाइडेड है वेयर k इज ए कांस्टेंट विथ अप्रोप्रिएट डायमेंशन भी रहा होगा। चलिए
अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन अपने को दिया है और इसको फाइंड आउट करना है। पहला, एट पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल एट फ्रॉम द ओरिजिन, एट पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ओरिजिन से हट करके कहीं जाएगा तो ये किस में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा। पहला ऑप्शन, अगर ओरिजिन से इधर हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0, तो ux इक्वल टू k। क्या ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी? नहीं भैया, x के किसी सर्टेन वैल्यू के लिए ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 1 माइनस लेस होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो मोर स्टेबल होगा। लेस पोटेंशियल एनर्जी मोर स्टेबल, मोर पोटेंशियल एनर्जी लेस स्टेबल। तो कह रहा है कि एट पार्टिकल पॉइंट द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। नहीं, तो ओरिजिन पर ही हमारा ओरिजिन, उसकी ज़्यादा एनर्जी हो जा रही है, ज़्यादा एनर्जी होगा, अनस्टेबल ज़्यादा होगा। पहला ऑप्शन कैंसिल, कि ओरिजिन से इधर जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, ओरिजिन पर स्टेबल है नहीं। और क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन ही हमको बता रहा है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से ये टोटल एक्सप्रेशन जो होगा रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करेगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, रिड्यूस करेगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जरा सा हम लोग फोर्स को निकाल लेते हैं। फोर्स, ये जब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हो तो फोर्स अप्लाइड, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स का फाइंड आउट करने का तरीका होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस डी यू बाई डी एक्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये माइनस तो हुआ, के हो जाएगा, ठीक है जी। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का पहले तो ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से माइनस 2x हो जाएगा। अब ये डिफ्रेंशिएशन जिनको नहीं बनता है, अब बहुत जल्दी हम एक वीडियो बनाएंगे पूरा डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके एप्लीकेशन, ये एक वीडियो बनाना है। ये भी हमको लगता है 1 महीना लग जाएगा ये टोटल वीडियो बनाने में, इस इंटीग्रेशन डिफरेंस, क्या कि उसमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे नहीं हो तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना या फिजिक्स पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा बोझ का काम है। ठीक है, ठीक। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस होकर के फाइनल एक्सप्रेशन माइनस के ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिखेगा। अच्छा 2x भी आएगा, 2x भी आएगा, तो 2kx ये है फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक, अप्लाइड फोर्स का एक्सप्रेशन। तो सेकंड में देखें, पॉइंट द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूर। निगेटिव एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा फोर्स निगेटिव बता रहा है, फोर्स हमारा निगेटिव बता रहा है। निगेटिव बताने के पीछे का ये रहस्य है। तो x की वैल्यू 0 से अंदर रहेगा तो ये निगेटिव ओरिजिन की तरफ, मान 0 की तरफ, 0 कहाँ होगा? के पॉजिटिव है ना, फोर्स नहीं, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं। सेकंड ऑप्शन के विषय में भी कुछ कह नहीं सकते हैं, खास हम लोग कह नहीं सकते हैं। इफ द टोटल, इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी k/2, इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एनर्जी एट द ओरिजिन। मैक्सिमम, इट हैज इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मिनिमम काइनेटिक, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पोटेंशियल, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम ये, अरे नहीं भैया, k/2 ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हमको, ये क्या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम माने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या ओरिजिन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? के वैल्यू k के बराबर होगा। अगर कोई भी वैल्यू देते हैं तो इस एक्सप्रेशन में क्या ये चांसेस है कि इसकी वैल्यू के से बड़ा होगा? ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है, u = x = k 1 - 1/e टू द पावर -x²। ठीक है,
कोई भी वैल्यू देंगे ये e टू प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, है ना जी। और इसकी वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 बहुत कुछ हो सकता है। लेस देन 1 यानी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही ये देगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू। तो इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन, इस एक्सप्रेशन का लेस देन 1 ही रहेगा, लेस देन 1 ही रहेगा। ये देख लीजिए इसका वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी जा सकता है। तो ये k यानी कि लेस देन 1 है, तो ये एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू k होगी, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी k हो सकती है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो सकती है k। तो और ये पूछ ये रहा है कि if its total mechanical energy is k/2, if its total mechanical is k/2, it has its minimum kinetic energy at the origin। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी k, तो यहां पर तो ux k हो जाएगा भैया, और x = 0 डालेंगे, है ना, 1/1 तो कितनी हो जाएगी ये 0, ओरिजिन पर 0। और जहां पर मान लीजिए एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 0, कहीं ना कहीं तो ये ऑलमोस्ट 0 होगा ना, ये चीज ऑलमोस्ट 0 हो सकता है इनफाइनाइट पर। तो एट ux ये ऑलमोस्ट 0 हो सकता है, तो वहां पर ये k हो सकता है ना, यहां पर क्या हो सकता है k हो सकता है। और कह ये रहा है, जरा गौर कीजिए कि अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी k/2 है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी k/2 है, तो इसकी ओरिजिन के ऊपर इट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पर तो ये इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है k आने वाली है। एट x = 0 नहीं 0 आने वाली है, x = 0 डालेंगे 0 है ना, 0 आने वाली है। और एक तरफ से दूसरी तरफ से जाइए तो ये ux की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी k, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी k है इसकी। तो ऑप्शन ही गलत हो जा रहा है, ऑप्शन ही गलत हो जा रहा है जिसमें कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी क्या है k/2, ये ऑप्शन ही गलत हो जा रहा है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये अपने जगह की बात है, ये एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा ये कहना मुश्किल है। मिनिमम एनर्जी इसकी 0 का नेगेटिव होने वाला है ना, नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव नहीं होगा, 0 होने वाला है। मैक्सिमम इसकी k जाएगी, मैक्सिमम इसकी k जाएगी, नेगेटिव नहीं होगा, क्या कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन 1 होगा। नहीं, बड़ा हो सकता है ना, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बड़ा हो सकता है, 1/e⁻x², इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, क्या कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा। हाँ खैर, जो मैकेनिकल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है वो है k, जबकि ये कह रहा है k/2। यहां पर ये पॉइंट कट जा रहा है, यहां पर ये पॉइंट कट जा रहा है, जो थर्ड ऑप्शन हमारा हो रहा है वो हमारा यहां कट जा रहा है, कहानी कैंसिल आउट हो जा रही है। तो चौथा ऑप्शन पर जरा हम लोग गौर करें। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x = 0 फ्रॉम x = 0 द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब x = 0 से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी x के स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, माने x काफी छोटा हो किससे, 1 से, माने क्लोज टू क्या हो 0, तो x² ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ओरिजिन से काफी क्लोज स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट, तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो f की वैल्यू -2kx(e⁻0), चूंकि x² 0 होने वाला है, e⁻0 दैट इज क्या 1, तो -2kx, तो -2kx होगा। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है जरा ये देख लें। कह रहा है कि फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल सही, ये करेक्ट बैठा। जब f प्रोपोर्शनल टू -x होता है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन।
है ना। एंड सच मोशन इज व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऐसा मोशन कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी 3 ऑप्शन थे हमारे, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउट हो रहा था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, है ना। थर्ड वाला तो अच्छा खासा दिमाग लगाने के लिए मजबूर किया। फाइनल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी इसकी के हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी जा रही है, के जा रही है, तो k/2 का चांस था ही नहीं। k/2 की मैकेनिकल एनर्जी, कि किसी एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी निगेटिव में जा सकता है। निगेटिव में कहाँ तक जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी कहना मुश्किल है, लेकिन जो टोटल होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव फील्ड अगर है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में, है ना, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी कितनी जाएगी, के जाएगी। तो ये k/2 की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब ये k होगा तो k/2 के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, k/2 के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस पर हमने थर्ड ऑप्शन को क्या किया था, करेक्ट कर दिया था। सेकंड ऑप्शन क्या था इसका, डायरेक्ट टुवर्ड्स ओरिजिन। ये कहना बड़ा मुश्किल है, फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस एक्सप्रेशन से ये नहीं होगा। फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो भाई ओरिजिन से इधर उधर जाएगा तो अगर ये कह रहा होगा, जैसे जरा बात को समझिए, ओरिजिन ये है और मान लीजिए पॉइंट इधर राइट साइड में है, ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में एफ काम करा। लेकिन अगर इधर जा रहा होगा तो फोर्स अगर इधर गया तो फोर्स पॉजिटिव में हो जाएगा, डायरेक्शन की पॉजिटिव में हो जाएगी। लेकिन इसकी कभी भी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी, या पॉजिटिव एक्स नेगेटिव तो एफ पॉजिटिव, ठीक है, और एफ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू कभी देगा नहीं। सेकंड ऑप्शन पर मैं ज़रा गौर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो करेक्ट हो, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट होगा। इधर में ओरिजिन के इधर जा रहे हैं तो एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव वैल्यू कारण फोर्स का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ रहेगा, बिल्कुल सही है। और इधर अगर यदि ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, जैसा भी देगा, ये नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। e⁻⁻x² है, 1/e⁻x² होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो x निगेटिव हुआ तो एफ पॉजिटिव, और एफ यस, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है इसका। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, क्या ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन के डायरेक्शन में जाएगा। अगर वन डायमेंशनल मूवमेंट है तो, है ना, ए पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, द पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। यानी कि ऑलवेज ये ओरिजिन के तरफ रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसको हम कह क्यों ले रहे हैं जरा देखिए। ये मान लीजिए ओरिजिन है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कोई भी रखी, ये तो प्लस है, ये तो प्लस है, मैं यहाँ बता चुका, ये क्या है, प्लस होगा, ये प्लस होगा। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखिएगा तो इसकी एफ की वैल्यू माइनस, मतलब इधर जब भी रहेगा एफ इधर डायरेक्टेड होगा, और जब इधर रहेगा तो क्या होगा, इधर डायरेक्टेड होगा। क्या कि इधर निगेटिव रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये झटके से हमने एक चक्कर हमने ये ले लिया था। सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। और वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलवेज फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। तो अच्छा खासा हाई लेवल थिंकिंग का ये क्वेश्चन था, है ना, एडवांस का क्वेश्चन था, और इसीलिए हमने कहा कि कुछ मीठा हो जाए। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे कि ये काफ़ी लगता है 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो गया। धन्यवाद।